नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत को दी गई है। आने वाले 2026 में जब बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जाएगी तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 2009 में भारत ने इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। तो ये कौन सी बार कर रहा है भारत? दूसरी बार कर रहा है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। आगे आपको बात याद रखना है कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये मलेशिया देश का जो शहर है कुआलालंपुर, इसमें इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है। अब ये केंद्र क्या है? देखिए, जब भी कोई बनारस में कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो ये एक प्रकार का ऑडिटोरियम है जहाँ पर इसका नाम क्या लिखा दिया? रुद्राक्ष दिया गया है। तो इस केंद्र का जो नाम है इसे रुद्राक्ष दिया है। जब भी कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम किया जाएगा तो इसी रुद्राक्ष नामक केंद्र में इसको आयोजित कराया जाएगा। तो आपको फिलहाल में क्वेश्चन पेपर के लिए केवल इतना याद रखना है कि रुद्राक्ष क्या है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन का केंद्र है और इसका उद्घाटन किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे आपको दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी मंच लॉन्च किया गया है। अब ये किसान सारथी मंच है क्या? पहली बात तो ये जो मंच है किसानों से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, और यह एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे काम क्या हुए? अटके पड़े हुए हैं। तो कृषि मंत्रालय ने हाल ही में क्या किया है? किसान सारथी मंच ऐप को लॉन्च किया है। इस मंच के माध्यम से किसानों की फसलों से संबंधित जो भी समस्याएं आएंगी और उनका उपयुक्त समय पर निवारण किया जाएगा। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रख दिया गया है। तो आपको ये बात याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है मंडुआडीह, इसका नाम चेंज किया गया है। नया नाम क्या रख दिया इसका? बनारस। अब ये नाम क्यों रखा है इन लोगों ने? बेसिकली हो क्या रहा है वहाँ पे, अभी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री अपनी संसदीय सीट बनारस की यात्रा के दौरे पर गए हैं। तो जब दौरे पर गए यात्रा के तो कुछ ना कुछ तो करके आएंगे वो, ऐसे तो है नहीं कि जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो जब वो यहाँ पर आए बनारस में तो उन्होंने क्या किया? इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? बनारस रख दिया। हालांकि ये 2020 से प्रस्तावित में था, अब इसको क्या कर दिया? इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। ठीक है, नाम पूरी तरीके से इसका चेंज कर दिया है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश से ही है। स्मार्ट काशी मिशन किस राज्य से संबंध है? तो काशी से आप समझ सकते हो, काशी उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना यहीं पर आपका BHU है। ठीक है, तो यह मिशन काशी बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रचलित शहर है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि आने वाले समय में जो जिन जिन शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है तो उसमें स्मार्ट काशी मिशन क्या है? स्मार्ट सिटी से संबंधित है, और ये कहाँ पर है? बनारस में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM हरियाणा के गुरुग्राम शहर में शुरू किया गया है। अब ये जो नाम यहाँ पे लिखा है ग्रेन ATM, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रेन ATM का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी खाद्य सामग्री होती है जो कि राशन में हमको दिया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, जो भी जिस राज्य में दिया जाता है, तो उसमें होता क्या है, हमें लंबी लाइन में लगना पड़ता है ये सब राशन लेने के लिए।
तो कोरोना महामारी के दौर में हमें इस लंबी लाइन में ना लगना पड़े और ऑटोमेटिक एक इस प्रकार की मशीन को बनाया गया है जिसमें आप अपना जो भी संबंधित आप लेके जा रहे हो सामान रखने के लिए, जो भी आपके पास थैला वगैरह है उस थैले को लगाइए, अपना आधार कार्ड नंबर डालिए और भैया फिर अपना थंबनेल लगाइए। तो ये मशीन क्या करेगी, जो भी आपके राशन कार्ड के आधार पे जो भी आपका राशन आपको मिलता है वह आपके थैले में ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो एटीएम जैसा ही है। नाम क्या है इसका, ग्रीन एटीएम। कहाँ पर खोला गया है इसको, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, और इस ग्रीन एटीएम का नाम क्या रखा है इन लोगों ने, अन्नपूर्ति। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। आगे इसमें क्या लिखा गया है कि इस एटीएम को संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि इस एटीएम को किसके माध्यम से रखा गया है, स्टार्ट किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो आपको इतनी बातें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा गया है कि हाल ही में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु ओलंपिक जयकार गीत हिंदुस्तान वे लॉन्च किया गया है। जैसा कि अभी 23 जुलाई 2020 से 2021 से ओलंपिक के खेल क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो इसमें भारत की ओर से भारत का के खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ओलंपिक जयकार गीत गाया गया है। इस गीत का नाम क्या है, हिंदुस्तान वे। और इसे कंपोज किसने किया है, AR रहमान ने। और इसको गाया किसने है, इसे अनन्या बिरला के माध्यम से, या अनन्या बिरला ने इस गीत को गाया है। तो आपको केवल परीक्षा के लिए ये याद रखना है कि ओलंपिक जयकार गीत किसके द्वारा कंपोज किया गया है, क्या इसका नाम है, और क्या इस और कौन से पर्सन ने इसको गाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खबर है दुबई से। इसमें आपसे कहा गया है कि हाल ही में भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीज़ा दिया गया। अब दुबई का ये गोल्डन वीज़ा क्या होता है, दुबई के गोल्डन वीज़ा से क्या आशा है कि इस वीज़ा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, दुबई में 10 साल के लिए रह सकते हैं। और यह वीज़ा प्राप्त करने वाली सानिया मिर्जा हमारे भारत की तीसरी पर्सन है, क्योंकि इनसे पहले केवल भारत की ओर से शाहरुख खान और संजय दत्त को ये वीज़ा प्राप्त हुआ था। तो ये तीसरी ऐसी पर्सन बन गई जिनको ये वीज़ा दिया गया है। तो पेपर की दृष्टि से आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। आगे आपसे कहा गया कि अफगानिस्तान में भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की तालिबान हमले में मौत हो गई है। आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा ये दानिश सिद्दीकी के बारे में। ये महाराष्ट्र मुंबई शहर के रहने वाले पत्रकार हैं जिनकी क्या हो गई, हाल ही में मौत हो गई है। अब ये मौत कैसे हुई है, आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान से कुछ समय पहले ही अमेरिका की सेना वापस आ गई है। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान है, जो कि वहाँ का एक समूह है, जो क्या करता है, वहाँ की सरकार पर क्या करता है, यह दोष लगाता है कि हमें पूरा जो भी वहाँ का गवर्नमेंट सेक्टर है पूरा हमारे हाथों में कर दीजिए, नहीं तो क्या करता है वो जगह जगह ऐसे ही हमले करते रहता है वो। ठीक है, तो इस हमले में क्या हो गया, भारतीय पत्रकार की मौत हो गई है। तो पेपर के लिए आपको इसमें याद रखना है। और इसमें आपको एक बात और याद रखना है, इन पत्रकार को वर्ष 2018 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दो बातें आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है आपकी गुजरात के उच्च न्यायालय से है। गुजरात का उच्च न्यायालय भारत का ऐसा पहला उच्च न्यायालय बनने वाला है जो कि उच्च न्यायालय की अंदर होने वाली कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन मोड में देखने की अनुमति देगा। मतलब कोर्ट के अंदर जो भी आपके कार्रवाई चल रही होगी उस कार्रवाई को आप ऑनलाइन मोड पे देख सकते हो, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो गए, ठीक से कार्रवाई हो नहीं पा रही है, अदालत खुल नहीं पा रही है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो नहीं पा रही, इसलिए इस कदम को गुजरात सरकार के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, तो गुजरात के उच्च न्यायालय ऐसा क्या हो गया, भारत का पहला उच्च न्यायालय बनेगा। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि गुजरात का उच्च न्यायालय कौन से शहर में, तो आंसर क्या होगा, अहमदाबाद में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यदि इसी में एक क्वेश्चन और आपसे पूछे कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, विक्रम नाथ जी। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए इससे संबंधित कुछ और बिंदु जान लेते हैं अपन। आगे इसमें कहा गया आपसे कि पहली ई लोक अदालत किस राज्य में स्टार्ट की गई थी, तो आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़।
पहली लाइव स्ट्रीम अदालत तो ये गुजरात राज्य में शुरू की गई थी, और पहली कैबिनेट कहाँ शुरू की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। तो ये 3 बातें भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे आपसे इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको विस्तार से जानना चाहिए। तो पहला बिंदु क्या है आपका? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। संविधान का जो अनुच्छेद है 214, उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होना चाहिए। ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि भारत में कुल उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। और पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ खोला गया था? सन 1862 में कलकत्ता में। और सबसे आखिरी वाला ये खोला गया था वर्ष 2019 में हैदराबाद के अमरावती में। ठीक है। जो कौन सा होगा? हमारा 25वां उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है। यदि उच्चतम न्यायालय में हम आगे बात करें कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण कैसे होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 222 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाता है। आगे इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वहाँ के राज्यपाल, मतलब जिस राज्य का वो उच्चतम न्यायालय है और जिस राज्य के वो उच्च न्यायाधीश हैं, तो उस राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सिंपल सी बात है, आप क्या याद रखेंगे कि जिस राज्य के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है उस राज्य के राज्यपाल एवं भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति करता है। ठीक है। आगे इसमें कहा गया है और इनको हटाने का काम कौन करेगा? इनको हटाने के काम की प्रक्रिया क्या होती है? बहुत लंबी होती है। बेसिक सा आप इतना याद रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। वैसे होता क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ता है कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है। साथ ही साथ में क्या होता है, इसके लिए संसद में आपको 2/3 बहुमत पास कराना पड़ता है कि किस कारण से आप इन व्यक्ति को इनके पद से हटा रहे हो। ठीक है। तो शपथ भी कौन दिलवाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इनको हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति। तो दोनों ही बातें इसको आपने याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला गया है इसरो से संबंधित। तो हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान 2022 में उपयोग किए जाने वाले विकास इंजन में तरल ईंधन का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए सबसे पहली बात तो आप क्या याद रखेंगे इसरो को लेकर। ठीक है। इसरो अभी आने वाले समय में गगनयान, मानव गगनयान जो मिशन होने वाला है उसको लॉन्च करने वाला है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। कब लॉन्च करेगा? 2022 में। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि जिस व्हीकल के माध्यम से ये लॉन्च किया जाएगा उसमें कौन से इंजन का प्रयोग किया जाएगा, तो इंजन का नाम क्या होगा? विकास इंजन। जैसे लास्ट में लिखा है कि गगनयान मिशन के लिए विकास इंजन, या फिर इसका एक और नाम क्या है, L110 का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसमें सॉलिड और उसमें लिक्विड, ठोस और तरल ईंधन का प्रयोग करते हैं, लेकिन गगनयान के मिशन में लिक्विड ईंधन का ही उपयोग कर रहे हैं और इसकी टेस्टिंग हाल ही में की गई है। और ये टेस्टिंग कहाँ की गई है? तमिलनाडु राज्य में। देखिए आगे इसमें कहा गया है कि इस इंजन का परीक्षण तमिलनाडु राज्य में किया गया है। और ये जो इंजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं विकास इंजन की, इस इंजन को GSLV मार्क 3 रॉकेट में लगाया जाएगा। अब GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो साइंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये एक प्रकार का व्हीकल होता है, वाहन होता है, जो क्या करता है, हमारे सैटेलाइट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर ले जाने का काम करता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए इसमें जानते हैं इसरो के बारे में, कुछ बिंदुओं के बारे में। तो इसरो की स्थापना की गई थी कहाँ, कब? 15 अगस्त 1969 में। कार्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। इसकी जो फर्स्ट चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? विक्रम साराभाई। और वर्तमान में कौन है? K7। तो इतनी बातें आपको इस मिशन के तहत याद रखना है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले करंट अफेयर में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आपको आंसर बताना था। ठीक है। तो टुडे आंसर ऑफ द डे है आपका, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा जी नेपाल की नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ डे क्या है आपका? तो टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे आपका, अगस्त 2021 में आयोजित होने वाली यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर इसका कमेंट में करना है और बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।